हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमन टेस्ट पर। आज का ये जो वीडियो है बीएससी सेमेस्टर 1 का है। बीएससी फिजिक्स में हम चला रहे थे, यानी फिजिक्स हमारी चल रही थी। तो फिजिक्स में हम 15 नंबर के और 7.5 नंबर वाले सवालों को करा रहे थे, प्रश्नों को। तो आज एक बहुत ही शानदार प्रश्न है जो कि 15 नंबर में है। कभी कभी ये 7.5 नंबर में आता है तो छोटे रूप में आएगा, इस तरीके से बड़ा रूप आएगा तो पूरा 15 नंबर का होगा। क्या है? उपग्रह क्या है? उपग्रह की कक्षीय चाल व परिक्रमण काल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यहां में दो डेरिवेशन हो गए, एक तो कक्षीय चाल के लिए डेरिवेशन और एक परिक्रमण काल के लिए डेरिवेशन। और साथ में ये भी कहेगा, ये भी कह रहा है कि दिखाइए कि उपग्रह केपलर के तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में इस तरीके से, ये आपका 7.5 नंबर में केवल एक छोटा सा डेरिवेशन पूछा था। ठीक है, एक्चुअली में ये 7.5 नहीं, बिल्कुल 15 नंबर में ही आया था ये क्वेश्चन। सिद्ध करो कि पृथ्वी की नजदीकी कक्षा में परिक्रमण कर रहे उपग्रह का परिक्रमण काल इतना होता है, जहां रो क्या है, ये 3 पाई अपॉन जी पी नहीं है, रो है, जी रो, इसको RHO बोलते रो। ठीक है, जहां रो क्या है, पृथ्वी का घनत्व है। और इसी के साथ में एक क्या कर दिया, न्यूमेरिकल डाल दिया। जब न्यूमेरिकल डाल देगा तो ये हो जाएगा पूरा 15 नंबर का सवाल, ये यहां से ऐसे। और यदि ये सिंपल आएगा तो फिर आएगा 7.5 नंबर में। ठीक है, ऊपर वाला टोटल 15 नंबर का। ये बहुत ही शानदार सवाल है, इसको अब हम करेंगे, समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको उपग्रह के बारे में जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूं, एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं सैटेलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि सूरज जो क्या है, एक तारा है जो अपने अंदर से हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, चलिएगा। अब बात करते हैं जो सूर्य के चारों ओर वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, ग्रह। और वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि ये ग्रह है और ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, यानी कि उपग्रह। उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, कुछ प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, कुछ मानव द्वारा निर्मित उपग्रह होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे मेरे पास में नाम दिया यहाँ पे, वे प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आकाशीय पिंड जो निश्चित कक्षा में ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, उपग्रह यानी सैटेलाइट कहलाते हैं। अब ये सैटेलाइट भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सैटेलाइट और एक कृत्रिम। प्राकृतिक सैटेलाइट कौन से होते हैं भाई? वे आकाशीय पिंड जो स्वतः ही ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, जो स्वतः अपने आप सेल्फ, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, सूर्य के चक्कर लगाती है, इसलिए पृथ्वी ग्रह है। और पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा, चंदा मामा पृथ्वी के चक्कर लगाता है वो। तो पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है तो इट मीन्स ये कि पृथ्वी का वो उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है, क्योंकि वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ओके, तो ये, अब चंद्रमा को कोई अलग से तो एनर्जी नहीं दे रहा, कोई फ्यूल वगैरह तो नहीं दे रहा, वो तो अपने आप घूम रहा है ना, कोई मानव ने नहीं बनाया है चंद्रमा। तो इसलिए जो चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, तो वे आकाशीय पिंड जो स्वतः ही ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, वे मानव द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चंद्रमा, ये पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ओके, अब आते हैं कृत्रिम उपग्रह, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कौन से होते हैं? जो मानव निर्मित, यानी वे उपग्रह जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, यानी मानव निर्मित होते हैं तथा किसी विशेष प्रयोजन की पूर्ति के लिए, यानी कि हमको कुछ विशेष काम कराना है उस पर, या विशेष हमारा कोई एक प्रयोजन है, उसकी पूर्ति के लिए पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करने के लिए कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। बात समझ में आ गई? कृत्रिम उपग्रह का एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि भैया हमारा यानी कि इसरो ने कौन सा कृत्रिम उपग्रह बनाया? जैसे बहुत सारे हैं, एक नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, आर्यभट्ट। क्या? आर्यभट्ट। ये एक क्या है? ये एक कृत्रिम उपग्रह है, यानी कि हमारे भारत के यानी कि वैज्ञानिकों ने बनाया, यानी कि मानव ने बनाया। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो ये हमारे इसरो, यानी भारत की आपकी संस्था है, हमारी अंतरिक्ष संस्था है। ठीक है, इंडियन क्या है, अरे तेरी, क्या उल्टा लिख दिया मैंने यार, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपकी हमारी स्पेस एजेंसी है। ठीक है,
तो इसके साइंटिस्टों ने आर्यभट्ट का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये और आर्यभट्ट क्या है हमारे, और अब तो बहुत सारे, बहुत पुरानी बात है, अब तो बहुत सारे हैं, उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए हम आपको बहुत सारी चीजें सिखा देंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को आपको 15 नंबर का सवाल कराना है। यदि मैं इसको आर्यभट्ट और इसरो के बारे में बताने लग गया तो पूरा मेरा समय चला जाएगा और आपका 15 नंबर का क्वेश्चन रह जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा मैं जानकारी दे रहा हूँ केवल। आगे देखिएगा, अब आते हैं देखिएगा कृत्रिम उपग्रह पर। कृत्रिम उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भू स्थिर अथवा तुल्यकाली उपग्रह और एक होता है ध्रुवीय उपग्रह। भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह का दूसरा नाम है, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी, या हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी और जियो साइक्रोनस सैटेलाइट। और ये जो ध्रुवीय उपग्रह होता है उसको हम पोलर सैटेलाइट बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा होता है? ऐसा कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी तल पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष, ऐसा कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी तल पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होता है। देखिएगा, स्थिर प्रतीत होता है, प्रतीत जरूर लगाना है, क्योंकि ऐसा नहीं आप दिमाग में सोच लो भैया ये जो उपग्रह स्थिर हो जाएगा, एक जगह फिक्स कर दिया जाएगा, नहीं, ये भी चक्कर लगाता है, ये भी घूमता है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में क्या करता है? घूमता है। सैटेलाइट का मतलब ही क्या है? जो ग्रह के चारों ओर घूमे। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो मतलब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, लेकिन ये ऐसा लगेगा जैसे कि स्थिर प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये बहुत दूर रहता है। ठीक है, दूर की कक्षा में रहता है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, भू स्थिर उपग्रह कहलाता है। भू स्थिर उपग्रह की बहुत सारी खासियत होती है, मैंने सारी यहाँ पर लिख दी है, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट। भू स्थिर उपग्रह जो होता है यानी कि जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होता है, वो पृथ्वी की विषुवत तल में, यानी पृथ्वी की विषुवत रेखा, यानी विषुवत रेखा जहां पर है वहां पर ये लगाया जाता है, यानी कि वहां पर ये स्थापित किया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में बहुत सारी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। पृथ्वी के विषुवत तल में अर्थात भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर, और इसका देखिए ध्यान समझिए, ये पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में पृथ्वी के परिक्रमण करता है। यानी यहां से देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो भू स्थिर अर्थात तुल्यकाली उपग्रह है या भू स्थिर उपग्रह है या जियो स्टेशनरी उपग्रह है, वो पृथ्वी तल के कहां पर स्थापित किया जाता है? पृथ्वी के विषुवत तल में। किसमें? विषुवत तल में। ये कौन कहां कैसे रहता है? भूमध्य रेखा के समांतर रहता है। ठीक है, ये घूमता कैसे है, यानी कि ये किस दिशा में घूमता है? पूरब से, सॉरी, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो रहे हैं आपके। ठीक है, जैसे कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाए या छोटे टिक मार्क में आ जाए। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर गति करता है, यानी कि पृथ्वी की जो घूर्णन की दिशा होती है, पृथ्वी जैसे घूमती है उसी तरीके से ये भी घूमता है। ठीक है, और आगे चल के देखिएगा, इसका जो परिक्रमण काल होता है उतना ही होता है जितना पृथ्वी का होता है अपनी धुरी के लिए, यानी कि पृथ्वी, इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्ष के परितः परिक्रमण काल के ठीक बराबर होता है, अर्थात 24 घंटे होता है इसका। यानी कि जो भू स्थिर सैटेलाइट होते हैं अर्थात जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं, वो जो विषुवत तल में स्थापित किए जाते हैं, उनका जो परिक्रमण काल होता है वो 24 घंटे होता है। ओके, ये उसी दिशा में घूमते हैं जिस दिशा में पृथ्वी घूर्णन करती है। दूसरी बात, ये भूमध्य रेखा के समांतर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे और देखिए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये उपग्रह पृथ्वी तल से 35,830 किलोमीटर ऊंचाई पर, यानी पृथ्वी तल से हम बात करें, समुद्र तल से, तो वहां से 35,850 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, और ऐसी कक्षा में यानी 42,200 किलोमीटर त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण करते हैं। कौन सी कक्षा में परिक्रमण करते हैं? 42,200 किलोमीटर त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण करते हैं। ठीक है, आगे, इन उपग्रह का कोणीय वेग पृथ्वी के अपनी कक्षा पर घूर्णन के कोणीय वेग के ठीक बराबर होता है, और इनकी जो रेखीय चाल जो होती है 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। इनकी जो चाल होती है, यानी कि ये अपनी कक्षा में जब घूमते हैं तो उनकी जो चाल होती है वो लगभग कितनी होती है?
3.1 किलोमीटर 1 सेकंड में चल देते हैं। ठीक है, पलक झपकोगे इतनी देर में 3 किलोमीटर से भी दूर चला जाएगा। आगे आगे भू स्थिर उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थापित किए जाते हैं। ध्यान से समझिए, देखो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कॉम्पिटेटिव के हिसाब से। भू स्थिर यानी कि जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं ये केवल और केवल भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थापित किए जाते हैं। दूसरी बात, भूमध्य रेखा भारत देश से होकर नहीं गुजरती है, इसलिए भारत देश के ऊपर कोई भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट स्थापित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत देश के ऊपर भूमध्य रेखा भारत देश से होकर नहीं गुजरती है। जब भारत देश से नहीं गुजरेगी तो ये जो सैटेलाइट होते हैं ये केवल भूमध्य रेखा पर ही स्थापित किए जाते हैं। आगे की बात की जाए कि भू स्थिर सैटेलाइट यानी कि ये जो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं इनका जो उपयोग है दूर संचार, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन और अन्य संचार प्रणालियों में किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अगला आता है ध्रुवीय सैटेलाइट यानी कि पोलर सैटेलाइट। ये पृथ्वी के चारों ओर ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमण करते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी से 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्रुवीय कक्षा में उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। वो कहां थे? वो पश्चिम से पूर्व की ओर थे। और ये क्या करते हैं? ये इस तरह से घूमते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? ये करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर परिक्रमा करते हैं। इन उपग्रह पर लगे कैमरों की सहायता से पृथ्वी के विभिन्न भागों के चित्र खींचे जा सकते हैं। पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक स्थान एक दिन में 2 बार ध्रुवीय उपग्रह के दृष्टि क्षेत्र में आता है। क्यों आता है? ये जो ध्रुवीय सैटेलाइट होता है इसका जो परिक्रमण काल होता है वो लगभग 11 घंटे 58 मिनट, 11 घंटे 59 मिनट, यानी लगभग 12 घंटे मान लो। तो इसका जो परिक्रमण काल 12 घंटे होता है तो एक दिन में पृथ्वी के 2 चक्कर लगा देता है। तो पृथ्वी का प्रत्येक खंड इसके नजर में कितनी बार, इस पर यदि कैमरा लगा दिया जाए तो वो 2 बार, यानी एक स्थान 2 बार दिखाई देगा। ठीक है, बादलों के चित्र, वायुमंडल की ओजोन परत के बारे में और बड़े बड़े नक्शों का निर्माण करने में, सूचना एकत्रित करने के लिए इसका काम करा जाता है। आगे देखिए बहुत सारी इंपोर्टेंट जानकारी। पृथ्वी में जो भारत में जो अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान कार्यों के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो नामक संगठन बनाया गया है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। जिसका प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है? चेन्नई यानी श्रीहरिकोटा में स्थित है। कहां पर स्थित है? श्रीहरिकोटा, यानी चेन्नई बोले तो तमिलनाडु में है ये। ठीक है, चलिए आगे की बात करें। तमिलनाडु में क्या, देख लेना श्रीहरिकोटा कहां पर है, किस स्टेट में पड़ता है। श्रीहरिकोटा बस चेन्नई के पास समझ लीजिए, कुल मिला के बात ये। अब देखिए आगे की बात करते हैं। इस संगठन ने GSLV और PSLV नामक 2 उपग्रह प्रक्षेपण यानों का विकास किया। यानी कि जो उपग्रह को पृथ्वी से ऊपर छोड़ा जाता है, यानी कि हम किसी भी उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से बाहर निकालकर कक्षा में स्थापित करते हैं, तो उसके लिए कौन लेके जाता है? रॉकेट लेकर जाते हैं। ठीक है, प्रक्षेपण यान लेकर जाते हैं। तो ये जो प्रक्षेपण यान है, यानी कि जो आपकी भाषा में करिए, बोलचाल भाषा में जो रॉकेट है, या ऐसे बात करो जैसे अभी हमारा चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 ये जो ऊपर गए थे, ठीक है, परफेक्ट इनकी लैंडिंग जो हुई है, तो जो ये किसके द्वारा गए थे? चंद्रयान, तो ये गए थे PSLV और GSLV के द्वारा गए थे। क्योंकि तो ये क्या है? प्रक्षेपण यान है, यानी कि रॉकेट है जो किसी भी उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से बाहर निकालते हैं। फिर ये उपग्रह वहां पर स्थापित हो जाते हैं, फिर वो उपग्रह अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये GSLV से नाम से ही पता चल रहा है। जी का मतलब क्या है? जी का मतलब वही है जियो स्टेशनरी, यानी कि भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसका GSLV का पूरा नाम क्या है हिंदी में? भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान, यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी कि जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होंगे उनको लॉन्चिंग करने वाला ये व्हीकल होता है। इसका प्रयोग भू स्थिर
कक्षा में उपग्रह को स्थापित करने के लिए किया जाता है। यानी भूस्थिर कक्षा यानी पृथ्वी तल से 35,000 किलोमीटर से भी दूर की कक्षा में इसके द्वारा सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहता है। ठीक है, ये क्या है, पीएसएलवी ये इससे कमजोर, मतलब है तो दोनों ही पावरफुल, यानी उसकी अपेक्षा ये कमजोर रहता है। ठीक है, इससे ज्यादा पावरफुल है ऊपर वाला पीएसएलवी, यानी कि इसका पूरा नाम है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, बोले तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है ये। पोलर सैटेलाइट को उसकी ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, सबसे इंपोर्टेंट चीज यहां से देखिएगा, उपतुल्यकाली कक्षा। उपतुल्यकाली कक्षा कौन सी होती है, साइक्रोनस ऑर्बिट, ये कौन सी होती है, ये होती है उपतुल्यकाली कक्षा। पृथ्वी के परितः एक ऐसी कक्षा है जिसमें परिक्रमण करते उपग्रह का परिक्रमण काल लगभग 11 घंटे 58 मिनट होता है। इस प्रकार यह उपग्रह अपनी कक्षा में एक दिन में पृथ्वी के 2 चक्कर पूरे कर लेता है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो उपतुल्यकाली जो कक्षा होती है, इसी का एक उदाहरण है मोलनिया कक्षा। मोलनिया कक्षा, ठीक है, ये मोलनिया कक्षा क्या है, ये वैश्विक स्तरीय प्रणाली, वैश्विक स्तरीय यानी स्थितीय प्रणाली, बोले तो ये वैश्विक स्थितीय प्रणाली, ये क्या होता है, आपने सुना होगा मोबाइल में कि भैया जीपीएस ऑन कर लो। ठीक है, अपना जीपीएस खोल लो, या जीपीएस से ही आपकी लोकेशन का पता चलता है। आपने देखा लोकेशन खोल दी तो आपको पता चल जाएगा कहां पर। तो ये ट्रैक कैसे होते हैं, हमको लोकेशन का पता किसके द्वारा चलता है, जीपीएस के द्वारा पता चलता है। जीपीएस का ही फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को ही हिंदी में बोलते हैं वैश्विक स्थितीय प्रणाली। ठीक है, वैश्विक स्थितीय प्रणाली को हम बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट रूप में जीपीएस बोलते हैं। आपके मोबाइल में जब जीपीएस चलेगा तभी तो आपकी लोकेशन पता चल पाएगी। हम जो ट्रेस कर पाते हैं वो जीपीएस के द्वारा ही ट्रेस कर पाते हैं किसी की लोकेशन को, किसी की पोजीशन को। ठीक है, और ये क्या है, ये एक उपतुल्यकाली कक्षा का ही एक उदाहरण है। सैटेलाइट के बारे में इतनी जानकारी बहुत है, वैसे तो मैं अपने उससे भटक चुका हूं। ठीक है, चलिए, कृत्रिम उपग्रह के बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि मौसम के बारे में पूर्व जानकारी प्राप्त करना। मौसम विभाग जो होता है वो कि कल तूफान हो सकता है, भारी वर्षा हो सकती है, सब सैटेलाइट के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर वैज्ञानिक बताते हैं। ठीक है, तो आगे वायुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन हम सैटेलाइट के द्वारा करते हैं। पृथ्वी के आकार की जानकारी प्राप्त की जाती है। पृथ्वी के सही मानचित्र बनाए गए किसके द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा। पृथ्वी के चंद्रमा के चित्र किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, सैटेलाइट के द्वारा। ठीक है, चंद्रयान 3 हमारा, चंद्रयान 2 ऐसे गए थे। ठीक है, आगे इनके द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे छुपे खनिजों का पता लगाया जाता है। इनके द्वारा सूर्य और अंतरिक्ष से आने वाली विकिरण रेडिएशन के बारे में पता चलता है। भूस्थिर उपग्रह द्वारा दूरदर्शन कार्यक्रम तथा रेडियो संकेतों को दूर स्थानों तक संचारित किया जा सकता है। यानी कि जो दूरदर्शन टीवी वगैरह नेटवर्क वगैरह ये प्रसारित होते हैं, एक जगह चलता है, पूरे दुनिया में ये देखा जा सकता है। आजकल इंटरनेट चला रहे हैं, दुनिया में हम सैटेलाइट ऑन करके पूरा ग्राफ देख सकते हैं, अपने घर तक को आज हम देख सकते हैं पूरा ऑनलाइन, यहीं बैठे बैठे पूरी ऑल इंडिया में कहीं पर भी सैटेलाइट खोलकर हम पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये सब किसके द्वारा हो रहा है, सब सैटेलाइटों के द्वारा होता है। विमान चालकों द्वारा उपग्रह की दिशा निर्देशक के रूप में काम करता है। युद्ध काल में दुश्मन देश की रक्षा तैयारियों को देख सकते हैं। जैसे हमारी लड़ाई हो रही है, हमें पता चल रहा है, सैटेलाइट ही देखकर बता देगा फलाने देश में कहां पर सेना इकट्ठा हो रही है, कहां पर कितना वो है। आजकल तो ऑनलाइन ऑन करके पूरा एकदम, मतलब ऊपर से ही देख लेगा सैटेलाइट, एकदम सटीक। ठीक है, तो बहुत सारी जानकारी है, सब आपको पता ही है। लेकिन हमको ये नहीं, हमको तो ये आपको 15 नंबर का क्वेश्चन कराना था, ये वाला 15 नंबर का ये वाला क्वेश्चन कराना था। तो अब मेरा 15 नंबर का ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए, अब मेरा 15 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सबसे पहला कक्षीय वेग। ये कक्षीय वेग क्या होता है भाई, कक्षीय वेग, अब देखिए यहाँ पर सीधी सीधी बात, उपग्रह को किसी निश्चित कक्षा में परिक्रमण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम चाल जो होगी, यानी किसी भी उपग्रह को, जैसे ये ग्रह है,
और मान लीजिए पृथ्वी आपकी पृथ्वी की ये कक्षा है, इसमें कोई उपग्रह घूमेगा तो उसका कुछ ना कुछ वेग होगा, चाल होगी। तो वो कम से कम कितनी चाल होनी चाहिए कि वो उसकी कक्षा में घूम सके, चल सके, परिक्रमण कर सके। उसी चाल को हम कक्षीय चाल बोलते हैं। बात समझ आई? इसे V0 से, V0 नहीं VO से, यानी ऑर्बिट वेलोसिटी, VO से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे 0 नहीं VO बोलेंगे, O का मतलब ऑर्बिट वेलोसिटी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हमारे पास में देखिएगा, एक मेरे पास में ये क्या बना दिया मैंने, पृथ्वी बना दी जिसकी त्रिज्या है RE। माना हमारे पास एक पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान है ME और त्रिज्या है RE। और मैंने मान लिया कि स्मॉल m द्रव्यमान का एक उपग्रह है जो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में VO कक्षीय वेग से परिक्रमण कर रहा है। जैसे कि भैया ये पृथ्वी है, पृथ्वी से h ऊंचाई पर, यानी h ऊंचाई पर एक यहाँ पर क्या है, उपग्रह है। ठीक है, और यहां से पृथ्वी की ऐसे मान लो कि r त्रिज्या, यानी यहां से यहां तक r त्रिज्या। देखिए जैसे ये RE तो होगी पृथ्वी की त्रिज्या, इससे h ऊंचाई पर यहाँ पर ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट ऐसे घूमेगा, लगातार ये घूमेगा। ठीक है, तो यहां से यदि पृथ्वी तल से हम बात की जाए या पृथ्वी से बात की जाए तो इसकी दूरी कितनी हमने r मान ली। तो r बराबर क्या हो जाएगा, देखिए RE यानी पृथ्वी की त्रिज्या प्लस ये h ऊंचाई, तो RE प्लस h हो जाएगा r बराबर। ठीक है, RE प्लस R बराबर क्या हो जाएगा, RE प्लस H। ठीक है, समझ में आई? ठीक, अब हम बात करें पृथ्वी द्वारा जब कोई, भैया यहां पर ये गति करेगा, सिंपल सी बात, दोनों बातों को समझ लो। ये m द्रव्यमान का उपग्रह जब गति करेगा तो इस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। सिंपल सी बात है, पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो m1 की जगह पर क्या आएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान, m2 की जगह पर क्या आएगा, उस उपग्रह का द्रव्यमान। तो उपग्रह का द्रव्यमान हमने स्मॉल m माना है और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना ME हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो यहां से पृथ्वी तल से और यहां तक यानी पृथ्वी से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी ली जाएगी, तो वो ली जाएगी r, स्मॉल r। तो स्मॉल r का स्क्वायर, और यहाँ पे ये g क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ओके, अब भैया पृथ्वी, ये जो उपग्रह है ये क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है इस तरीके से, किसके, पृथ्वी के चारों ओर इस तरह से घूम रहा है। तो यदि कोई वृत्तीय गति करता है तो उस पर क्या लगता है, अभिकेंद्री बल लगता है, ये हमने पढ़ा था। तो भैया जब उपग्रह उपग्रह वृत्तीय गति के लिए आवश्यक, उपग्रह की वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल, तो अभिकेंद्री बल बराबर क्या होता है, F बराबर नॉर्मली mv स्क्वायर अपॉन r होता है। तो यहाँ पे m क्या है, उपग्रह का द्रव्यमान, v क्या है, उपग्रह की चाल, उपग्रह की चाल कितनी है, कक्षीय वेग से चल रहा है तो उसका वेग कितना VO, इसका स्क्वायर कर देंगे, नीचे स्मॉल r। अब यहाँ पे लेंगे चूंकि उपग्रह वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त करता है। बात समझिएगा, ये जो अभिकेंद्रीय बल है ये आपका क्या कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, इस पर क्या लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। तो ये अभिकेंद्रीय बल कहां से मिलेगा, इसको गुरुत्वाकर्षण बल से मिलेगा, जो पृथ्वी और उपग्रह के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है यही इसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है जिसके कारण ये गति कर रहा है। ठीक है, तो भैया ये, और वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है ये भी F का मान, ये भी बल है और ये भी बल है। जब दोनों बल हैं तो इनको बराबर रख सकते हैं, या यूं कहिए इसलिए अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल ही उसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। इसलिए अभिकेंद्रीय बल का मान और गुरुत्वाकर्षण बल का मान ये मैंने दोनों बराबर रख दिए। अब यहां से ये जो r है, r ऊपर चला जाएगा और ये m है नीचे चला जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा, ये जो पूरी चीज है, ये देखिएगा, ये जो पूरी की पूरी चीज है ये आपकी यहाँ पे आ गई, ये r आपका ऊपर चला जाएगा और ये m नीचे आ जाएगा, ये आ गया। अब इस m से ये m कट जाएगा, इस r से ये स्क्वायर कट गया, तो ये GME अपॉन r आ गया, v ओ स्क्वायर। अब v का मान निकालेंगे, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध हमने निकाला था इससे पहले वाले 1-2 वीडियो में। तो GME बराबर GRE स्क्वायर आया था, तो GME बराबर GRE स्क्वायर आया। तो ये कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये देखिएगा, यहाँ पर हमारा
जी एम ई आ रहा है, तो जी एम ई की जगह पर हम क्या लिख देंगे, स्मॉल जी कैपिटल आर ई स्क्वायर, तो जी एम ई जी आर ई स्क्वायर आ गया। अंडर रूट से ये आर ई का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये आर ई आपका बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर जी बचेगा, नीचे आर बचेगा। क्योंकि हमको पता है कि ये जो स्मॉल आर है ये आर ई प्लस एच के बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा, वी ओ बराबर आर ई अंडर रूट के अंदर जी आर ई प्लस एच, यही चीज आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आ गया ऑर्बिट वेलोसिटी, यानी कि ये आपकी कक्षीय चाल निकल कर आ गई। कितनी आ गई, कक्षीय चाल निकल कर ये आ चुकी है। ओके, चलिएगा, तो कक्षीय चाल का डेरिवेशन सिर्फ इतना ही है, कक्षीय चाल का डेरिवेशन सिर्फ इतना ही है। यदि मैं बात करूं यहां से पृथ्वी की पास के लिए, यानी कि पृथ्वी की पास वाली कक्षा के लिए, तो पृथ्वी की पास वाली कक्षा के लिए इसके एच का मान 0 रख देंगे, तो वी ओ बराबर आर ई अंडर रूट में जी, ये केवल आर ई आ जाएगा, अंदर जाएगा तो आर ई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये देखिएगा, तो ये वी ओ बराबर अंदर चला जाएगा, तो ये अंडर रूट के अंदर तो आर ई स्क्वायर हो जाएगा, ये जी अपॉन आर ई आ जाएगा, और ये अंडर रूट आर ई से ये कट जाएगा स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर जी आर ई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, v का मान कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा अंडर रूट जी आर ई। ठीक है, तो ये आपको इतना ज्यादा नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, ये तो बाद की कंडीशन है, पृथ्वी के पास रहेगा तो ये h क्या हो जाएगा, यानी कि ये देखिए हमने क्या बताया था यहाँ पे, ये पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है, यदि ये इसके पास रहेगा, पृथ्वी तल के बिल्कुल पास घूमेगा, तो ये h का मान बहुत कम हो जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में ये जो मान है बहुत कम हो जाएगा, इसलिए इसको हम 0 मानकर छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये तो आगे की कंडीशन है, फिलहाल हम आते हैं परिक्रमण काल पर। पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल क्या होगा, उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। यानी कि उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, यानी कि अपने ग्रह का चक्कर लगाएगा, तो ये ग्रह का एक चक्कर लगाने में जितना समय लेगा कोई भी उपग्रह, तो वो उसका परिक्रमण काल होगा। तो परिक्रमण काल का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए नॉर्मल आपको पता है कि भैया चाल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो भैया यहां से समय का मान निकालूं मैं, तो क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल हो जाएगा। चलिए, तो यहां से आप देखिए उपग्रह की परिक्रमण काल, उपग्रह का, उपग्रह का लगाओ, उपग्रह का, उपग्रह का परिक्रमण काल, तो क्या हो जाएगा, उपग्रह द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, क्योंकि ऊपर आएगा दूरी, तो उपग्रह द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, नीचे उपग्रह की कक्षीय चाल। और एक चक्कर में कितनी दूरी चल लेगा भाई, क्योंकि पृथ्वी की जितनी परिधि होगी, यानी कि ये एक गोला एक वृत्ताकार रूप में चल रहा है, तो वृत्त की जितनी परिधि होगी, परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर, तो इसकी परिधि के बराबर इसकी क्या निकल जाएगी, ये इसकी क्या निकाल लेंगे हम, दूरी, दूरी कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, कक्षीय वेग कितना है, वी ओ है, और वी ओ का मान कितना आया, आर ई अंडर रूट के अंदर जी अपॉन आर ई प्लस एच, या देखिए, या यहाँ पर एक देखिए समीकरण 1 से आर ई का मान कितना, ये देखिए ये भी तो आर ई का मान था, सॉरी वी ओ का, तो मैं ये वाला समीकरण 1 वाला यूज करूंगा, मैं समीकरण 1 वाला यूज कर रहा हूं। ठीक है, समीकरण अंडर रूट के अंदर जी एम ई अपॉन आर, ये वाला यूज कर रहा हूं। ठीक है, और तो यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि ये था ना वी ओ बराबर अंडर रूट के अंदर जी एम ई अपॉन आर, और आर की जगह पे क्या था, जी आर ई अपॉन, सॉरी जी आर ई नहीं, जी एम ई, जी एम ई, जी एम ई, और ये आर ई प्लस एच, यही तो था, ये आ गया। ठीक है, तो ये वी ओ का मान ये आ गया। अब नीचे इसका मतलब क्या, अंडर रूट है, ये दोनों पे आ जाएगा, तो अंडर रूट ऊपर जी एम ई और नीचे अंडर रूट जी आर ई, तो ये नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, तो देखिएगा आपको पता है ये 2 पाई, ये आर ई प्लस एच, और यहाँ पर ये आर ई प्लस एच अंडर रूट लग रहा है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात,
तो ये आ जाएगा। नीचे ये भी आपका अंडर रूट जी एम ई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा जब हमारे पास x है और x में हम 1/2 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब एक घात इस पर है, दोनों को जोड़ेंगे तो x की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये आप देखिए, ऐसे समझिए कि यहाँ पर ये आर ई प्लस एच है, ये भी आर ई प्लस एच है, यहाँ पर इसकी जो घात है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2, दोनों को जोड़ेंगे 3/2। बीएससी के स्टूडेंट तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि भैया ये आर ई प्लस एच आ गया और इसकी पावर में कितना आ गया 3/2, क्योंकि यहाँ पर 1 और ये 1/2, दोनों को जोड़ेंगे 3/2 हो जाएगा। नीचे ये देखिए जी एम ई है, ये जी एम ई हो गया, अंडर रूट का मतलब ये 1/2 हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 पाई, यहाँ पर आर ई प्लस एच और ये जी एम ई, ये आ गया। अब देखिएगा इसको मैंने 1/2 यहाँ पर है, इसको मैं 3 घात यहाँ पे ले ली, इसका 1/2 मैंने ऊपर निकाल दिया, ये ऊपर मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये ऊपर कर दिया क्योंकि ये वाला जो 3 है मैंने अंदर ही रहने दिया। 1/2, 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, तो ये आ गया। परिक्रमण काल इतना निकल कर आ गया। अब हमको क्या करना था, हमको वो वाला चीज सिद्ध करनी थी ना, घनत्व वाली। तो भैया घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, इस आयतन की मल्टीप्लाई हो जाएगी घनत्व में, तो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन। तो अब भैया हम पृथ्वी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर पृथ्वी का घनत्व हमने रो मान लिया, और पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी क्या है, एक गोलाकार है, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर की जगह पृथ्वी की त्रिज्या, यहाँ पे स्मॉल आर नहीं, पृथ्वी की त्रिज्या ली जाएगी, तो पृथ्वी त्रिज्या का क्यू। तो ये एम ई की जगह पर मैंने यहाँ पर ये जो एम ई है ये वाला, इसकी जगह पर मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दी। ओके, तो ये आ जाएगा रो इंटू 4/3। ये देखिए ये जो आपका एम ई है, तो एम ई का मान ये आया पूरा। ठीक है, तो ये वाला मैंने यहाँ पर रख दिया। ओके, अब यहाँ से ये 3 ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ से ये वाला जो 3 है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई रो, 4 पाई जी रो आर ई पावर 3, ये आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब पृथ्वी की नजदीकी कक्षा के लिए h का मान मैं क्या ले लूंगा, 0। तो यहाँ पे h का मान 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 नीचे 4 पाई जी रो आर की पावर 3, आर की पावर 3 से ये आर की पावर 3 कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा, कितना बचेगा, ये 2 पाई अंडर रूट के अंदर 3/4 पाई जी रो, इतना बचेगा। अब ये देखिएगा इस ये यहाँ पर कितना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 पाई है, 2 पाई अंदर अंडर रूट के अंदर जाएगा, जैसे ये 4 है अंडर रूट के अंदर, तो इसको मैं 2 लिख सकता हूँ। अब इस 2 को, ये 2 अंडर रूट के अंदर जाएगा, 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 2 का स्क्वायर है 4। ऐसे ये 2 पाई है, 2 पाई बाहर है, अंडर रूट के अंदर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा इसका, ये 2 पाई था, तो यहाँ पर 2 पाई का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, और और ये वाला जो पाई है, तो इससे ये स्क्वायर कट जाएगा, तो अंडर रूट यहाँ से 3 बचेगा, ये पाई बचा 3 पाई, और नीचे जी और ये बचेगा रो। क्या हमको यही चीज सिद्ध करनी थी, जी हाँ, हमको यही चीज सिद्ध करनी थी। और हमको एक चीज और सिद्ध करनी थी यहाँ पर, कि ये जो परिक्रमण काल है, यानी कि ये जो चीज है, ये न्यूटन के सॉरी केपलर के तृतीय नियम का पालन करते हैं। तो इसके लिए मैं कौन सी समीकरण का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं इसी समीकरण का इस्तेमाल कर रहा हूं। कौन सी समीकरण का, इसका, ये देखिएगा इस वाली समीकरण का, इसका कोई मैं नाम दे दे रहा हूं, जैसे कि ऊपर में कौन सी समीकरण 2, और इसको मैं 3 समीकरण नाम दे रहा हूं, इसको मैंने 3 समीकरण नाम दे दिया, और तो नहीं है 3, कहीं पर नहीं है। अब समीकरण 3 को मैं फिर से लिख ले रहा हूं, समीकरण 3 को यहाँ पे, समीकरण 3 से टी बराबर कितना आया था, टी बराबर आपका आया है 2 पाई आर ई प्लस एच की पावर 3, आर ई प्लस एच की पावर 3 अपॉन जी
ये आया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझको एक चीज बताइए, ये RE प्लस H, इसको मैंने क्या बोला था, R 2 पाई, और इसको मैंने क्या बोला, R, तो R की पावर 3 अपॉन G ME आ जाएगा। अब मैं इसका स्क्वायर करूं, यानी कि वर्ग करने पर, जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर इंटू ये R की पावर 3 अपॉन G ME बचेगा। अब मेरे को एक चीज बताइए, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ये यहाँ पर इसको, ये पूरा का पूरा जी तो अपने आप में कांस्टेंट, पृथ्वी का द्रव्यमान आप कांस्टेंट मान लोगे तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये और बराबर, और यहाँ पर मैं मान लूंगा इसको के R की पावर 3 या टी स्क्वायर समानुपाती R की पावर 3। क्या यही नियम था कि नहीं नियम था? अब देखिएगा, अब हमारे पास में ये पृथ्वी थी, पृथ्वी, और ये इस तरह से ये घूम रहा है, उपग्रह इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को एक चीज बताइए कि भाई यहाँ पर ये क्या बन गया, एक प्रकार से दीर्घवृत्त बन गया, इसकी ये त्रिज्या जो है अर्ध दीर्घअक्ष कहलाएगी भाई त्रिज्या। यदि ये ऐसे वृत्ताकार में घूम रही है तो ये आर क्या थी, आर यही तो थी, देखिए ये, और ये अर्ध दीर्घअक्ष की तरह काम कर रहा है नहीं कर रहा है, देखिए आर यहाँ पर, ये आर यही तो है, यानी यहां से यहां तक ये आर, यही तो अर्ध दीर्घ अक्ष बन गई। यदि ये पूरा गोला इस तरह से एक दीर्घवृत्त होता तो ये क्या बन गई, अर्ध दीर्घ अक्ष बन गई। तो यही तो तृतीय नियम था कि आर की पावर, ठीक है, ये हो गया, यही तो तृतीय नियम था, आर स्क्वायर, क्योंकि इस के को और इस बराबर को हटाते हैं तो समानुपाती का चिन्ह आता है। तो मतलब ये परिक्रमण काल क्या करता है, यानी कि ये केपलर के तृतीय नियम का पूर्णतः पालन करता है। ठीक है, यही चीज तो हमको सिद्ध करवाना था, तो यहाँ पे लिख दो, अतः यह केपलर के तृतीय नियम का पालन करता है। देखिए दिखाइए कि उपग्रह केपलर के तृतीय नियम का पालन करता है, बिल्कुल करता है भैया। उपग्रह का जो परिक्रमण काल है, तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः उपग्रह का परिक्रमण काल की तो बात चल रही है, ये सारी की सारी ये बात उपग्रह के परिक्रमण काल की बात चल रही है, तो आप लिखेंगे अतः स्पष्ट होता है कि उपग्रह केपलर के तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, तो ये हो गया आपका काम खत्म। ठीक है, चलिए अब मेरे को और चीज बताइएगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसमें से ये 2 क्वेश्चन आपने कर लिए, कल वाला और एक वाला, तो यहाँ से 15 नंबर का एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।